सिद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो एक बहुत ही रोचक विषय पर होने वाली है, जो हम कह सकते हैं कि आज तक की वीडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो अब तक छूटा रह गया था, कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क में आया और सोचा कि इस पर भी वीडियो बनाया जाए। वह विषय है स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों में भी देखने को मिलती है। अब बात यह आती है कि इस स्पेलिंग मिस्टेक को हम कैसे पता करें कि हमने वर्तनी या स्पेलिंग की गलतियां की हैं और उन्हें सुधारे कैसे। ये दो चीजें हैं, पहचान होना और सुधारना। जब तक हम पहचान करना नहीं जान जाएंगे कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है, तब तक हम उसको सुधार नहीं पाएंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, जिसमें ध्वनि का या साउंड का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं वही लिखते हैं। अन्य भाषाओं में हो सकता है कुछ अलग हो, खास करके अंग्रेजी जो हम बोलते हैं बिल्कुल हूबहू वही नहीं लिखते हैं। उच्चारण में और लेखन में बहुत फर्क देखने को मिलता है। लेकिन हिंदी में हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी ध्वनि हमारे मुंह से या नाक से निकलती है, वह बिल्कुल वैसे ही लिखी जाती है। और हर एक ध्वनि को लिखने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई अक्षर, कोई न कोई वर्ण, कोई न कोई मात्रा इत्यादि बनाई गई है। आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय और जानेंगे सबसे पहले कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों तक के लिए आज का विषय कैसे इंपॉर्टेंट होगा। मित्रों, सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम हिंदी वर्णमाला में वर्तनी लिखें या स्पेलिंग लिखें, तो उनमें सबसे पहला रोल, सबसे पहली भूमिका जो आती है, वो आती है वर्णों या अक्षरों की और उनकी मात्राओं की। अब हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है वर्णों का सही प्रयोग। वर्णों का सही प्रयोग, ये पहली बात आ गई कि हम किन चीजों पर ध्यान दें। वर्णों के सही प्रयोग पर हम ध्यान दें, यानी अक्षरों का सही प्रयोग करें। अब हम एक उदाहरण के जरिए आपको यह स्पष्ट करना चाहेंगे ये गलती कैसे होती है। आइए, यहां मैं एक शब्द लिखा हूं अंश और दूसरा शब्द है अंश। अगर हम इस तालव्य श की जगह पर इस तरह का दंत स लिख देंगे, यानी कि इस तरह के श की जगह इस तरह का स लिख देंगे, तो बहुत बड़ा फर्क गिरेगा। कैसे ये फर्क गिरेगा, देख लीजिए। अंश का मतलब जो होता है वह होता है भाग, और ये अंश का मतलब होता है कंधा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस श की जगह ये वाला स लिख देंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वह अंश जो है, अगर हमें लिखना है कि भाई इस मकान का एक अंश मेरे हिस्से में आया है, अगर हम उस अंश की जगह ये वाला स लगा करके अंश लिख देंगे तो वह गलत हो जाएगा। वह हो जाएगा इस मकान का एक कंधा मेरे हिस्से में आया है। कितना बड़ा परिवर्तन भाषा में, अर्थ में देखने को मिला। तो ऐसे सारे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों से, माता पिता से, भाई बहनों से और छोटे मोटे उन सारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, मेरा सजेशन है, सुझाव है कि जब भी आप अक्षरों को पढ़ें और बोलें तो उनका उच्चारण उन अक्षरों के अनुसार ही करें जैसे लिखे गए हैं। ये वाला जो श है ये तालु से बोला जाता है, इसीलिए इसको तालव्य श कहा जाता है। इस श का उच्चारण श होता है, ठीक है, यानी जीभ मुड़ करके तालु में स्पर्श करती है और फिर बोला जाता है। तालु क्या है, जो ऊपर का प्लेन हिस्सा है, वहां पर जब जीभ टच करके बोलती है, उच्चारित करती है किसी अक्षर को, तो वह जो है तालु कहा जाता है। तो अंश बोला जाएगा। यह वाला दांत के सहारा से बोला जाता है। दांत नीचे वाले जबड़े जो हैं, नीचे वाला जो जबड़ा है, जीभ जो है पीछे से इसको स्पर्श करके हट जाती है, तो यह उच्चारित किया जाता है, यह वाला स, तो अंश बोला जाता है। तो अंश को अंश बोलने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा उसके उच्चारण पर, अन्यथा हम गलत लिख देंगे। अंश को अंश लिखेंगे, अंश बोलेंगे तो स का उच्चारण होगा और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो वाला श न आकर के ये वाला स आएगा। इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण दिखाता हूं। ण की जगह न का उच्चारण करने वाले छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक में ये गलतियां होती हैं।
कुछ लोग अणु को अनु बोलते हैं, बहुत फर्क है। अणु को अणु बोलेंगे। अब फर्क देख लीजिए, जब अणु बोला जाएगा तो यह अणु क्या है, ये जो परमाणु, ठीक है, होते हैं किसी भी पदार्थ का जो छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा, वह जो क्या कहा जाता है, वह अणु कहा जाता है, यानी छोटा हिस्सा। अब अणु जो है वह क्या है, अणु का मतलब होता है अनुसार, ठीक है, अणु मतलब अनुसार, यहां हम कह सकते हैं पीछे, ठीक है। इसी में करण लग जाता है, भाई तुम हमारा अनुकरण कर रहे हो। अणु का मतलब होता है पीछे, ठीक है। अणु का असली शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, पीछे। और यहां अणु से मतलब वो परमाणु, तो उससे भी छोटा है, अणु उससे भी छोटा हिस्सा परमाणु है, ठीक है। कहने का मतलब है किसी पदार्थ का छोटा हिस्सा जो होता है उसको अणु कहा जाता है। आप देखिए ण और न में कितना फर्क है। अगर न बोलते समय हम न का उच्चारण न करके न करेंगे तो लिखने वाला या हम खुद अणु न लिख करके अनु लिखेंगे, तो इसलिए न की जगह न का उच्चारण न करें। अक्सर विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं, खास करके गैर हिंदी भाषी राज्यों में ऐसा देखने को मिला है कि क वर्ग वाली जो पंक्ति है, क वर्ग वाली पंक्ति, क ख ग घ ङ, इसको भी विद्यार्थी न बोलते हैं। और च वाली लाइन में भी च छ ज झ ञ, इसको भी न बोलने लगते हैं। ये भी गलतियां देखने को मिलती हैं, इसलिए वहां पर वो उच्चारण न करने के कारण वो न ही लिखते हैं। तो शुद्ध उच्चारण, वर्णों का सही उच्चारण होना चाहिए, तो ही सही प्रयोग हम कर पाएंगे। पहली बात हो गई। अगली बात हो गई मात्राओं की। मात्राओं का सही प्रयोग, मात्राओं का सही प्रयोग। अब मात्राओं के सही प्रयोग में क्या है, आप सभी जानते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा एक डंडी वाली होती है। ह्रस्व ई जिसको हम कहते हैं उसकी मात्रा किसी वर्ण के आगे से लगती है। दीर्घ ई जिसको हम बड़ी ई साम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसमें पीछे से। अ आ ई उ में अक्षर के नीचे आगे की तरफ ये घूम करके ऐसे जाता है। दीर्घ ऊ जो लिखते हैं उसमें इस तरह से जाता है अक्षर के नीचे। री हिंदी में जो प्रयोग करते हैं वो इस तरह से होता है। इसकी मात्रा अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह से होती है, जो अक्षर के नीचे लगाई जाती है, किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है। ए जो होता है जिस पर एक भी डंडी नहीं होती, उसकी मात्रा जो बनाते हैं तो अक्षर के ऊपर एक डंडी लगाते हैं। ए में जो है दो डंडी लगती है और लिखते समय एक डंडी का प्रयोग किया जाता है, ए आय। ओ जो होता है उसमें हम एक डंडी अक्षर के बगल में लगाते हैं, एक डंडी ऊपर लगाते हैं। जैसा कि ओ लिखते समय हम देख रहे हैं कि अ के बाद एक डंडी हमने बगल में लगाया और एक डंडी ऊपर लगा दिया, इससे ओ अक्षर बन जाता है और उच्चारण इसका होता है अंग्रेजी के अक्षर ओ की तरह से, ठीक है। औ जो होता है इसको कुछ विद्यार्थी औ पढ़ते हैं, वो गलत है। ये औ है और इसमें एक डंडी बगल में होती है अक्षर के और दो डंडियां ऊपर होती हैं। अब जो ऐसे अक्षर जिनकी मात्राएं तो होती हैं लेकिन वह स्वर में गिनती उनकी नहीं की जाती, वे हैं अंग और अह। अंग और अह। अब देख लीजिए अंग का क्या है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है, यह अंग है। और किसी भी अक्षर के बगल में इस तरह से दाहिनी तरफ, अक्षर की दाहिनी तरफ, यानी जब हम कोई भी अक्षर लिखे हैं और उसको अपने सामने रखे हैं तो उसकी दाहिनी तरफ उसके बाद हम इस तरह का अगर दो बिंदु लगा देते हैं ऊपर नीचे एक सीध में, तो यह विसर्ग की मात्रा या अह की मात्रा होती है। और यह अंग की मात्रा यानी अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। ये मित्रों ये कुछ मात्राएं हैं जो स्वरों की हैं, और ये जो अंग और अह जिसको अयोग अवाह कहते हैं इसकी मात्राएं हैं। इनका शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। अब गलतियां कहां हो रही हैं ये देख लीजिए। ई और ई ये जो दो हैं और खास करके ये जो दो है, इनमें बहुत विशेष गलतियां देखने को मिलती हैं।
हालांकि गलतियां और भी अक्षरों की मात्राओं में होती हैं, और भी स्वरों की मात्राओं में होती हैं, लेकिन खास करके इन चारों में विशेष तौर पर होती हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। यहां देखिए अवधि लिखा है, ध पर ह्रस्व ई की मात्रा लगी है। अब अवधि, अब जैसे हम अ आ इ ई पढ़ते हैं तो पढ़ते समय भी हम ध्यान रखते हैं कि हम प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और खास करके अभिभावक माँ बाप अपने बच्चों को जब सिखाएं तो अ आ इ का उच्चारण सामान्य ढंग से ना करके विशेष ढंग से करें। हर अक्षर पर कितना बल देना है, किस अक्षर के उच्चारण में कितना समय लगेगा, कितनी ऊंची आवाज में हमें उसे बोलना है, इसका विशेष ध्यान रखें छोटे बच्चों को सिखाते समय। अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बच्चे आगे की कक्षाओं में जाकर के उनकी जब मात्राएं प्रयोग की जाएंगी तो वो मात्राओं के प्रयोग करके जो शब्द लिखेंगे उन शब्दों में गलतियां होंगी मात्राओं की। जैसे अब इसको पढ़ते समय हमें विशेष ध्यान देना है कि अ का उच्चारण हमें सामान्य तौर पर करना है, ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं। फिर आ का उच्चारण जितना समय हमने अ पर दिया उसका 2 गुना ज्यादा समय हमें आ पर देना है, तो हम बोलेंगे आ। ई ई। अब ह्रस्व ई और दीर्घ ई में वही सिस्टम रहेगा जो अ और आ में है। अ के उच्चारण में हमने कम समय दिया, आ के उच्चारण में ज्यादा दिया, मुंह पूरा खुला। ई के उच्चारण में कम समय देना है और दीर्घ ई के उच्चारण में उसका 2 गुना ज्यादा समय देना है। ई ई। ऐसे ही उ ऊ। री का सामान्य उच्चारण री, ए, आय। कितने लोग जो खास करके भिन्न भिन्न राज्यों के हैं, जो हिंदी प्रदेश के नहीं हैं, हिंदी भाषी प्रदेश की, वो ए और आई बोलते हैं। आई नहीं है, ये आय है। उच्चारण भी अगर आई करेंगे तो जहां जहां इसका प्रयोग होगा वहां वहां उसको आई की ध्वनि लगा करके आप पढ़ेंगे, वो गलतियां ना करें। तो खास करके ये जो 4 जो अक्षर हैं जिन पर हमने गोला लगाया है, इन पर इन मात्राओं की गलतियां होती हैं। यहां देख लीजिए, अब ध पर ह्रस्व ई लगी है तो अवधि पढ़ेंगे, अवधि नहीं पढ़ेंगे। अगर वही दीर्घ ई की मात्रा लग जाती है तो इसको हम अवधि पढ़ते हैं। अवधि का मतलब हो जाता है समय, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है उसको समय कहा जाता है, ठीक है, अवधि कहा जाता है। अवधि मतलब एक समय अंतराल। अब अवधि जो है यह एक भाषा है जो अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अब फैजाबाद का जिले का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है, तो ये जो अवधि भाषा है वो उस क्षेत्र की भाषा है। ऐसे ही यहां देख लीजिए, कली ल में ह्रस्व ई लगा है, कली, और कली ल में बड़ी लगा है। कली ल में छोटी लगा है, एक युग का नाम है, युग का नाम यानी कलयुग कहते हैं ना, ठीक है, कलयुग। अब ये कलयुग है, कली से कलयुग, और कली का मतलब है पुष्प की प्राथमिक अवस्था, प्राथमिक स्थिति कह सकते हैं या अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। पुष्प जो पूरी तरह से खिला ना हो, वो जो प्राथमिक स्टेज पर हो, प्राइमरी स्टेज पर, तो वह क्या है, कली है, ठीक है। अब देखिए ल में ह्रस्व ई और दीर्घ ई लग जाने की वजह से कितना अंतर आ गया शब्द के अर्थ में। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी बच्चों को सिखाएं या खुद सीखें तो विशेष ध्यान रखें कि ल पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई किस तरह से हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई का प्रयोग करें, और बोलते समय अगर हम ह्रस्व ई का उच्चारण दीर्घ ई की तरह करेंगे, कली को कली पढ़ेंगे या बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कली लिखते समय भी ल पर ह्रस्व ई न लगा करके गलती से दीर्घ ई लगा देंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही पानी और पानी, यहां ण की जगह न का उच्चारण करने वाले लोग ये गलतियां करते हैं। पानी को पानी कहीं समझ गए, तो ये पानी का मतलब होता है हाथ, और पानी का मतलब आप जानते हैं जल होता है। कितना अंतर हो जाएगा ण और न की जगह पर। समान और सामान मात्रा की गलती। अब देखिए ज्यादातर लोग सामान को समान बोलते हैं, ठीक है। समान जो है, समान का मतलब है क्या, समान का मतलब समानता, समानता से है।
और सामान का मतलब है वस्तुएं। ठीक है, ये फर्क आ गया। स में आ लगा दिया, सामान। अब आम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर बोलते बोलते हमारी जीभ उस चीज की अभ्यस्त हो जाती है, सामान को हम सामान बोलने लगते हैं और अचार को आचार बोलने लगते हैं। फर्क आने लगता है, या आचार को अचार बोलने लगते हैं। आचार संहिता लागू हो गई है, आचार संहिता। ठीक है, आचार का मतलब व्यवहार है और अचार वह वस्तु है जो हम थोड़ी सी खट्टेपन के लिए आम का अचार, नींबू का अचार, मूली का अचार, आंवले का अचार, जो हम एक भोजन करते समय कुछ विशेष उसको टेस्ट लेने के लिए हम जो चीजें प्रयोग करते हैं, तमाम सारी वस्तुओं से बनाई जाती है, वो है अचार। जो खट्टी चीज हम खाते हैं वो है अचार, उसको अचार कहा जाता है। तो कितना फर्क आ गया एक आ की मात्रा में परिवर्तन होने पर। वर्ण में परिवर्तन का एक उदाहरण यहां पर भी है, ज की जगह झ का प्रयोग अगर निर्जर कर लिया गया तो निर्जर का मतलब है निर मतलब नहीं, जर का मतलब नष्ट होना। जो न नष्ट हो, निर्जर किसको कहा जाता है? देवता को कहा जाता है, और निर्झर झरना को कहा जाता है। कितना फर्क है दोनों के अर्थ में, खाली ज की जगह झ बोल देने से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है मित्रों। इसके साथ साथ अगली बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, यहां भी मात्रा वाला अंतर देखने को मिल रहा है तरंग और तुरंग में। तरंग आप जानते हैं लहर को कहा जाता है और तुरंग जो है घोड़े को कहा जाता है। अब त में देखिए यहां पर उ की मात्रा नहीं लगी है और यहां पर उ की मात्रा लगी है। हर्ष उ के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखें, जहां हर्ष उ का उच्चारण आए उसको जल्दी से बोलना है, जहां दीर्घ का उच्चारण आए उसको देर से बोलना है। तो तुरंग और तरंग में भी यही अंतर है। वहां तुरंग लिखा गया है, तुरंग ना लिखें। तरंग, तुरंग को तरंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में अलग अलग अर्थ निकलने लगेगा और आप जो स्पेलिंग लिखे हैं उसकी वजह से आपकी भाषा गलत हो जाएगी। आगे सती और सती, सती और सती में देख लीजिए, ये जो सती है वो सती स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? कोई पवित्र स्त्री है तो उसके लिए हम सती का प्रयोग करते हैं। और यहां सती किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? शताब्दी के लिए। ठीक है, शताब्दी। आगे प्रसाद और प्रासाद, यहां आ की मात्रा की वजह से बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। प्रसाद का मतलब क्या हो गया? घर। प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो जो हमें प्रसाद के रूप में यानी चढ़ावे के रूप में दिया जाता है वो है प्रसाद। ठीक है, जो चढ़ावा खास करके ईश्वर को हम भोज्य पदार्थ खा करके चढ़ाते हैं, कोई ऐसी चीज पदार्थ, ठीक है, वो हो जाएगा प्रसाद। और प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है घर। मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको देख लीजिए। ऐसे बदन और वदन में बहुत अंतर है। बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। अक्सर कविताओं में हमें ये शब्द देखने को मिलते हैं, भवन और भुवन। भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है संसार कह सकते हैं या लोक कह सकते हैं। ठीक है, तीनों भुवन में, तीनों लोकों में, संसार में। आदि का मतलब देखिए प्रारंभ है और आदि का मतलब है अभ्यस्त या आदति। अगर आदमी देखिए, आदि में द पर अगर ह्रस्व ई लग गया और द पर दीर्घ ई लग गया, आदि और आदि में कितना फर्क है। आदि बोला तो द में ई का उच्चारण जल्दी से किया जा रहा है तो द में ह्रस्व ई लगेगी। अगर यही उच्चारण देर से किया जा रहा है तो वहां पर दीर्घ ई लगेगी। अब अगर कहीं हमने ह्रस्व ई का उच्चारण दीर्घ ई की तरह से कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रारंभ का अर्थ देने वाला शब्द अभ्यस्त या आदति का अर्थ देने लगेगा। तो भाषा में बहुत ज्यादा गलतियां
इससे होती है कि हम वर्णों का सही प्रयोग नहीं करते, उसके उच्चारण को हम समझ नहीं पाते। श की जगह स और न की जगह न का उच्चारण, इसी तरह से भ की जगह से ब का उच्चारण। जैसे महाराष्ट्र में मैंने देखा है बच्चे जो है वो भालू ना बोल करके बालू बोलते हैं, वो भ की जगह ब का उच्चारण करते हैं। इसी तरह से बिहार के लोग जो है वो र की जगह ण का उच्चारण करते हैं, ऐसा देखने को मिला है। र नहीं बोल पाते हैं, वो ण की जगह र बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, लड़का नहीं बोलते, ण की जगह र बोलते हैं, लड़का बोलते हैं। लड़का लोग क्या कर रहा है, तो वो दिक्कतें आती हैं। ण की जगह र का उच्चारण, ण की जगह न का उच्चारण, श की जगह स का उच्चारण, ये उच्चारण संबंधी गलतियां हैं अक्षरों की, वर्णों की। दूसरा है मात्राओं की गलतियां, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये जो दो अक्षर हैं जो कि स्वर में नहीं आते, अयो गवाह, न तो स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में आते हैं, लेकिन इनकी मात्राएं होती हैं, ठीक है। इनका एक विशेष ये चिन्ह छोड़ करके जाते हैं जिनका प्रयोग हम अक्षरों के साथ करते हैं। और विशेष तौर पर कभी कभी क्या हो जाता है कि हम पांचवें अक्षर की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, वहां विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये हो जाएगा पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है, एक उदाहरण देकर के आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिखा इसको मंदिर और मैंने लिख दिया मंदिर, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हर अंक की मात्रा को हम न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। संसार लिखते समय वो कभी कभी स आधा न सार लिख देते हैं, संसार लिख देते हैं इस तरह से, जो कि गलत हो जाता है। भले ही उसका उच्चारण इस तरह से न का आ रहा हो अंक की जगह पर, लेकिन न नहीं लगाएंगे, क्योंकि नियम है कि अगर कहीं पर अनुस्वार लगा हो, ठीक है, तो वो अनुस्वार किस अक्षर के रूप में लगा है वो हम जानेंगे कि जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा, अंक की मात्रा दी गई है, उसके बाद वाला अक्षर क्या क च, ये देखिए क च ट त और प, ये जो 5 लाइनें हैं, 5 वर्ग हैं, क ख ग घ अंग, छ ज झ ञ ठ ड ढ अण, थ द ध न ह ब भ म, ये जो हमारे 5 वर्ग हैं मित्रों, इन पांचों वर्ग के अंतिम अक्षर जो हैं उनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन पांचों वर्ग के 5वें अक्षर के अलावा इन 4 अक्षरों में से कोई अक्षर, जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी है उसके बाद आ रहा है, ठीक है, अनुस्वार की मात्रा लगने के बाद वाला अक्षर उसी किसी ग्रुप का है इनमें से, तो हम यह समझ जाएंगे कि अनुस्वार किस 5वें अक्षर के बदले लगा है। अब हम देखेंगे कि म के बाद जो ये द आया है ये किस ग्रुप का है। द जो है ये त ग्रुप का अक्षर है। त का अंतिम अक्षर न होता है, इसका मतलब यहां जो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है वो न की जगह पर किया गया है। और इस न आधे, यानी ये जो 5वें अक्षर हैं अगर किसी शब्द के बीच में आ रहे हों, आधे बन करके बिना स्वर के आधे लिखे गए हों, तो उनके स्थान पर हम उसके पहले वाले अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा सकते हैं। लेकिन उनको हम आधे से अनुस्वार के रूप में तभी कन्वर्ट करेंगे जब उनके बाद वाला अक्षर उसी ग्रुप का हो जिस ग्रुप का वो 5वां अक्षर आधा बन करके आया है।
अब देखिए न के बाद वाला जो अक्षर है वो न जिस ग्रुप का अक्षर है न है त ग्रुप का अक्षर, इसी ग्रुप का अक्षर है द, यानी दोनों जो है एक ही ग्रुप के होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में इस आधे अक्षर को हम म के ऊपर लिख सकते हैं। यह भी स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि वही नियम यहां लगाने लगते हैं, वो संसार को ऐसे न लिख करके ऐसे लिखने लगते हैं। अब यहां जो न वाला सिस्टम है वो नहीं लगेगा, क्योंकि यह अनुस्वार न आधे न के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां इसके बाद आने वाला अक्षर न तो क वर्ग का है, न तो च वर्ग का है, न तो ट का है, न त का है, न प का है, किसी वर्ग का अक्षर नहीं है। तो यहां पर अनुस्वार अपने असली ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, यानी अनुस्वार अनुस्वार रूप में ही लिखा जाएगा। अब अगली बात आती है, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार तो हो गया। चौथा नियम है नुक्ता का प्रयोग। नुक्ता का प्रयोग अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे, खास करके छोटे ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं बड़े भी अक्सर ये गलतियां कर देते हैं कि जब उन्हें कोई शब्द लिखना पड़ता है नुक्ता के प्रयोग से, तो वो क्या करते हैं, नुक्ता का प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे लिखना है उन्हें, मान लीजिए फकीर, वो लिखते हैं फकीर। अब फकीर नहीं लिख पाते क्योंकि वो नहीं जानते कि फ के नीचे नुक्ता लगेगा। फकीर शब्द जो है हिंदी का शब्द नहीं है, यह अरबी फारसी से आया हुआ है। यहां पर हम फ के नीचे नुक्ता लगाएंगे। यह जो बिंदु लगता है वो ज्यादातर ज और फ के नीचे ही लगता है, और ज और फ के नीचे तब लगता है जब उनसे हम कोई ऐसा शब्द लिखें जो उर्दू, अरबी या फारसी भाषा का शब्द हो। कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जहां पर अंग्रेजी भाषा के शब्दों में भी हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं, सिर्फ उर्दू, अरबी, फारसी में ही नहीं करते। तो वो बच्चों को उन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उनका अभ्यास होना चाहिए कि वहां पर जो है फ या ज के नीचे अगर नुक्ता लगता है तो उसका उच्चारण किस तरह से अलग होगा, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे शब्दों का बच्चे अभ्यास करेंगे तो ही होगा। जैसे जमीन लिखना है, बच्चे क्या लिखते हैं, जमीन। जमीन नहीं है, वो जमीन है। फर्क देखिए ज के नीचे। ऐसे जहर नहीं, जहर नहीं है, जहर है। ठीक है। ऐसे ही जबान, जबान नहीं है, जबान। ठीक है। तो ये सब फर्क होता है। अगला प्रयोग आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा है र का रूप। र का रूप बच्चों को यह जरूर जानना चाहिए कि र के कितने रूप होते हैं। जो सामान्य हिंदी में आता है, र के जो मुख्य रूप से 4 रूप पाए जाते हैं। र का यह सामान्य रूप है। र का दूसरा रूप पदेन रूप होता है, जो इस तरह से भी आता है और इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है। पदेन रूप 2 तरह का हो गया। इसके बाद र का रेफ रूप आता है, जो इस तरह से लगता है किसी अक्षर के ऊपर। तो 3 रूप ये हो गए और एक सामान्य वाला, कुल मिला के 4 रूप। अब देखिए ये जो दोनों तब प्रयोग किए जाते हैं जब कोई अक्षर आधा आए और उसके तुरंत बाद कोई पूरा अक्षर आए, पूरा र आए, तब हम क्या करते हैं, उस पूरे र को अक्षर के नीचे लगा देते हैं। जैसे एक उदाहरण के जरिए आप समझिए, जैसे मैंने आधा प लिखा, फिर आधा श लिखा, क्षमा करें, आधा प के बाद हमें पूरा र लिखना है, फिर आधा श लिखना है और फिर न लिखना है। अब इसको हमें मिलाना है, तो हम कैसे मिलाएंगे। हम जानते हैं कि आधा प के बाद जब र मिलेगा पूरा पूरा, देखिए र यहां पूरा है, तो हम क्या करेंगे, इस र को, प को पूरा लिखेंगे और इस र को इसके नीचे मिला देंगे। ऐसी कंडीशन में हम ध्यान देंगे कि जो ये आधा अक्षर है वो डंडी वाला अक्षर है या गोलाकार अक्षर है। ये डंडी वाला अक्षर है, तो इसमें जो ये र बाद में आया है वो र उस आधे अक्षर के साथ मिल जाएगा और वो डंडी के तौर पर लग जाएगा बाईं हाथ की तरफ से। और ये जो आधा श है उसको वैसे ही लिखेंगे और ये ना लिख देंगे प्रश्न। अब ये देखिए इस तरह का जो उल्टा भी है वो कहां लगता है, वो गोलाकार अक्षरों में लगता है। जैसे आधा ट अगर है और क लिखा है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। क पूरा है लेकिन ट आधा है और बीच में पूरा र आ रहा है, तो ट र और क
लेकिन ट आधा है, र पूरा है, क आधा, क पूरा है। अब इस आधे ट को पूरे र में जब हम जोड़ते हैं तो होता क्या है, क्योंकि ट जो है गोलाकार अक्षर है, इसलिए जो ये र है ये हलंत है, इसको आप र मत समझिएगा। इस र को जो है हम इस आकार में लिखते हैं और उससे मालूम पड़ता है कि ये जो र है वो पूरा है, जिस अक्षर के नीचे ये लगा है वो अक्षर ही आधा है। तो आधा ट में पूरा र लगा है और फिर ये क लिखा है, ट्रक। तो बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि र इस तरह से कब लिखा जाता है, र इस तरह से कब लिखा जाता है और र इस तरह से कब लिखा जाता है। र इस तरह से कब लिखा जाता है वो देख लीजिए। जैसे अगर मैंने लिखा है कार्य, तो हमें ये गौर करना पड़ेगा, उच्चारण करते समय हम का को पहले बोलेंगे, क में जो आ लगा है उसके बाद ये जो र है उसका आधा उच्चारण करेंगे, र, फिर य लिखेंगे। अब क्या होता है, ये र सामान्य तौर पर इन दोनों अक्षरों के बीच में प्रयोग किया जा रहा है और वो आधा र है, हम थोड़ा सा ही र का उच्चारण कर रहे हैं, फिर य बोल रहे हैं, कार्य। तो ये जो र है वो आधा र है, न कि पूरा र है। जब शब्द के बीच में आधे र का उच्चारण होता है तो वो आधा र जो है अपने ठीक बगल में आने वाले, अपने दाहिनी तरफ आने वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है और बीच से हट जाता है, क्योंकि बीच में, किसी शब्द के बीच में आधे र का प्रयोग नहीं किया जाता। का, अब फिर क्रम तो यही है कि का के बाद र आया है आधा, इसलिए र को पहले बोलेंगे, य को बाद में बोलेंगे, कार्य। तो आपने समझ लिया कि स्पेलिंग इंप्रूव करने के लिए या किसी शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। वर्णों का सही प्रयोग हमें जानना पड़ेगा, कहां पर कौन सा वर्ण का उच्चारण हो रहा है वही उच्चारण करें, मात्राओं का सही प्रयोग करें। इसके बाद पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग कब किया जाता है, और इसके अलावा इसमें एक चीज और हम बढ़ा सकते हैं, चंद्र बिंदु और अनुस्वार। कहां पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, कहां पर बिंदु लगाएंगे, उसका ध्यान देना है। नुक्ता का प्रयोग कब किया जाएगा, जो उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द ऐसे हैं जो ज और फ के नीचे बिंदु लगा करके लिखे जाते हैं, उनका उच्चारण बिना बिंदु लगा करके लिखने पर क्या होगा और बिंदु लगा करके लिखने पर क्या होगा, कौन सा रूप शुद्ध है, उसका अभ्यास रहेगा तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे। और इसके अलावा हमें र के रूप का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ एक अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो छठवां रूल है ये कि हम संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कैसे करें। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, ये संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। अब मित्रों गौर करिएगा, इसमें त्र जो है और जो श्र है, इन दोनों में अक्सर गलतियां होती हैं। अगर बच्चे को श्रृंगार लिखने के लिए आता है तो बच्चा श्र में री की मात्रा लगा करके ऊपर बिंदु लगा करके गार लिख देता है, श्रृंगार। गलत हो जाता है। श्रृंगार में होता क्या है, ये जो तालव्य श है, जब ये तालव्य श आधा लिखा जाता है और उसमें पूरा र मिलाया जाता है, यानी कि ये आधा श के बाद जब ये र आता है तो ये इस तरह का श बनता है। आधे श, तालव्य श के बाद पूरा र आता है तो इस तरह का श बनता है, श्र। अब इसमें क्या है, ये जो र है वो मैंने बताया है कि डंडी वाले अक्षरों में नीचे इधर बाईं तरफ जुड़ता है। मैंने प्रश्न में भी ये बात बताई थी, यहां भी जुड़ रहा है। अब जब हम इसको हटा देंगे र को, हम श्रृंगार लिख रहे हैं, र में ई नहीं लगा रहे हैं, री, तो हम श्र में ये जो आधा श है, इस आधे श में कभी भी री इस तरह से नहीं लगता है, बल्कि इसका आकार ऐसा हो जाएगा और इसमें री लगेगा। और ये जो गार है, अब गौर करिए, ग किस वर्ग का अक्षर है, क वर्ग का अक्षर है, क वर्ग का अक्षर है। इसका अंतिम अक्षर अंग अगर बीच में आ रहा है, अंग बीच में आ रहा है आधा बन करके, तो उस अंग को अगर उसके ठीक बाद उसी वर्ग का अक्षर लिखा गया है तो हम वहां से हटा करके अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए श्रृंगार हो गया। तो इस तरह से आज आपने सीखा
कि हम अपनी वर्तनी को, अपनी स्पेलिंग को कैसे इंप्रूव करें। वीडियो बहुत लंबी जरूर हो गई है, लेकिन यह वीडियो उन सारे विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हों, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हों या हायर क्लासेस में पढ़ रहे हों, अगर हिंदी सीखना चाहते हैं, शुद्ध बोलना और लिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार में ना देख सकें तो रोक रोक करके देखिए, पॉज लेकर के देखिए, आराम करके देखिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए वीडियोस को, अगले दिन भी आप देखते रहिए। थोड़ा देखने के बाद थोड़ा रेस्ट लेकर के आगे का हिस्सा देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज का वीडियो जरूर आपके लिए उपयोगी हुआ होगा। अगर कोई सुधार की बात आपको नजर आ रही है या कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका सुझाव सिर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।